नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है। कश्मीर घाटी में चिनाब नदी पर बना ये ब्रिज इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है, जो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। ये ब्रिज 40 किलो तक विस्फोटक और 8 तीव्रता तक का भूकंप झेल सकता है। इसके बनने से पाकिस्तान और चीन परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन कश्मीर में इतना बड़ा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 133 साल लग गए। जंग की स्थिति में इस ब्रिज की वजह से पाकिस्तान पर भारत भारी पड़ेगा। ये लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी से महज 64 किलोमीटर दूर बना हुआ है, जिससे सेना और रसद बॉर्डर पर जल्दी पहुंच सकेगा। इसके अलावा घाटी में विकास होगा और ये इलाका हर मौसम में देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ा रहेगा, जो पाकिस्तान और चीन के लिए अब चिंता का सबब बना हुआ है। तो अंग्रेजों के समय घाटी तक रेल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जहां पंजाब के जालंधर तक ट्रेन जाती थी पहले। अब 7 अप्रैल 1952 को जालंधर से पठानकोट तक ट्रेन गई। 1966 में पठानकोट से माधोपुर और माधोपुर से कठुआ तक का ये सफर तय हुआ। कठुआ पहुंचते ही जम्मू कश्मीर शुरू हो जाता है, जहां इंजीनियरिंग का एक अनूठा नमूना देखने को मिल रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा ये रेल ब्रिज है, जिसका उद्घाटन किया गया। 359 मीटर है इस ब्रिज की ऊंचाई, जो एक बहुत बड़ी सौगात माना जा रहा है। आपको बता दें कि 72 मीटर ऊंचाई कुतुब मीनार की, और कुतुब मीनार से भी ये 5 गुना ऊंचा है, तो इससे आप इसकी भव्यता का अंदाजा लगाइए। एफिल टावर से भी 35 मीटर ये ऊंचा है ब्रिज, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कितना लंबा साल इसने तय किया बनने में। जहां चिनाब ब्रिज की खूबियों का जिक्र किया जाए, 22 साल पुल बनाने में लगे। भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल है। भारत की इंजीनियरिंग का लोहा इस पुल ने माना है, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। और ये दूसरी तरफ तस्वीरें भी लगातार आप तक साझा कर रही हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और किस तरह से बड़ी सौगात दी गई। 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, खुद उसमें वो बैठे यात्रियों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। और उसके बाद इस जो 46,000 करोड़ की बड़ी सौगात दी गई है, इसके बाद आपको बता दें कि पीएम मोदी अब से कुछ ही देर बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना आज पूरे देश ने देखा है। दुनिया का सबसे ऊंचा ये रेल ब्रिज है, 359 मीटर है इस ब्रिज की ऊंचाई, जहां कुतुब मीनार की जो ऊंचाई का अगर जिक्र किया जाए तो महज 72 मीटर है। कुतुब मीनार से 5 गुना ये ब्रिज ऊंचा है। एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। चिनाब ब्रिज की खूबियों का अगर जिक्र किया जाए, दुनिया का सबसे ऊंचा ये रेल पुल है, जो उसकी बड़ी सौगात पीएम मोदी ने दे दी है। 22 साल पुल बनाने में लगे। भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल है। भारत की इंजीनियरिंग ने लोहा इस दौरान माना है। चिनाब ब्रिज के फायदे भी यहां पर बहुत ज्यादा हैं, जहां पर खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता, जगदीप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। साथ ही कर्नल विवेक शर्मा जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत रत्नाकर जी आपके साथ, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, और ना सिर्फ ये जम्मू कश्मीर वासियों को अब लाभान्वित होगा, ना सिर्फ उनको सहूलियत पहुंचाएगा, बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। रत्नाकर जी, आवाज पहुंच रही सर? जी ऋतु जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। क्वेश्चन रिपीट करेंगे? हाँ सर, चूंकि आज पीएम मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर वासियों को बहुत बड़ी सौगात दी गई है, लेकिन ये सिर्फ जम्मू कश्मीर वासियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए है। निश्चित रूप से ऋतु जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है एक कृत संकल्प है कि जम्मू और कश्मीर को एक समग्र विकास के लिए कृत संकल्प है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को भारत के अन्य राज्यों के साथ जोड़ करके और मुख्य धारा में लाने का और विकास की एक नई गाथा लिखने का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, निश्चित रूप से जो काम 70 सालों में नहीं हुआ, हमने 11 सालों के दौरान ये करके दिखाया है, और इसको महसूस कर रही है जम्मू कश्मीर की जनता, इसको महसूस कर रही है। आज भी आप देख रही हैं कि यह विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज जो है वह, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, और आपने अभी जिक्र भी किया कि यह एफिल टावर से भी बड़ा ब्रिज है, तो निश्चित रूप से यह इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी एक सौगात है, और एक लोहा है हमारे इंजीनियर्स का, जो विश्व लोहा इसको मानेगा कि कितनी जो है उम्दा ब्रिज का सौगात जो है ये दिया गया है। अब देखिए, इससे ब्रिज से फायदे जो है वह निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता को होने वाला है। जिस बर्फबारी और जिस बारिश के दौरान जम्मू कश्मीर की जनता देश के अन्य राज्यों से कनेक्ट होने में तमाम तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ती थी, आज कटरा से श्रीनगर की यात्रा महज 3 घंटे में जो है पूरी कर ली जाएगी, और किसी भी मौसम का प्रभाव जो है इस पे पड़ने वाला नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने यह करके दिखाया है,
और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यह कृतसंकल्प है कि जम्मू कश्मीर का विकास अन्य राज्यों की तरह भी हो। इसके लिए बीजेपी ने युवाओं के लिए भी बहुत सारे, आपने देखा कि वहां पे आईआईटी हमने खोले, आईआईएम हमने खोले, तो युवाओं के भविष्य को लेकर के, जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर तमाम ऐसी चीजें हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया हमने, पर्यटन से संबंधित सारे काम किए। आज जम्मू कश्मीर की जनता महसूस कर रही है, उसको दिल से महसूस कर रही है कि विकास जो है वह 70 सालों में जो नहीं हुआ वो हमने 11 सालों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में करके दिखाया। जी बिल्कुल, 70 और 11 की बात तो बात की बात है, लेकिन जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस ब्रिज पर वो तिरंगा लहराते हुए नजर आए तो पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है दुश्मन देश को भी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितनी बाधा भी डाले, यहाँ का विकास कभी नहीं रुकेगा, जम्मू कश्मीर का विकास एक नई कहानी लिखेगा। ऐसे में आपके पास आते हुए जगदीश सिंह जी, चूंकि देखिए बीजेपी की तरफ से निश्चित तौर पर कई ऐसी उपलब्धियों का जिक्र किया जाएगा आज जो बड़ी सौगात पीएम मोदी के माध्यम से दी गई, लेकिन कांग्रेस को भी क्या वो उपलब्धियां आज नजर आ पा रही हैं? ऋतु जी, आपका आभार। और माफ कीजिएगा, जगदीप से इंस्टेड ऑफ जगदीश से। जी सर। एनी हाउ, ये मुबारक की बात है पूरे देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री ने अंततः इसका उद्घाटन किया और एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश के लिए है। लेकिन मैं ये साथ साथ बताना चाहूंगा कि किसी मंदिर या गिरजा के चमकते हुए कलश दूर से बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन बुनियाद में जो पत्थर लगे हैं उनको दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए, और ये देश, इस देश की जनता जानती है। शुरुआत जम्मू कश्मीर में रेलवे लाइन की श्रीमती इंदिरा गांधी जी के उस दौर में 1972 से होती है, और ये वो दौर था जब पठानकोट आखिरी रेलवे स्टेशन हुआ करता था। उसके बाद 1994 में पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार में मौके के जो मंत्री थे इंडियन रेलवे के, उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। उसके बाद 2005 में जम्मू से उधमपुर जो रेलवे ट्रैक है उसकी सैंक्शन होती है, और ये चलते चला जाता है, और अंततः मनमोहन जी के ही कार्यकाल में माता श्री वैष्णो देवी जी के आधार शिविर कटरा तक भारतीय रेलवे जो है वो पहुंचती है। तो मेरा केवल इतना कहना है कि कांग्रेस ने भी जो किया वो उसका नैतिक दायित्व था, और निश्चित तौर पर कभी भी हमारा ये प्रयास नहीं रहा कि नाहक का ढोल पीटे, नाहक का डंका बजाने की कोशिश करें। ये ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश के लिए, ये एक गर्व का विषय है। लेकिन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि अभी भाजपा के प्रवक्ता न मालूम और भी क्या क्या बातें बताते हुए अपनी उपलब्धियों को गिनवा रहे थे, जबकि सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर वो मात्र एक राज्य है पूरे देश के अंदर जिसका पिछले वर्ष तक बेरोजगारी का दर 10 को भी पार कर चुका था भारतीय राष्ट्रीय औसत के ही लिहाज से। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की उस ब्रेन चाइल्ड को, कांग्रेस के शुरुआती दौर से भारतीय रेलवे को दिए गए आकार को नजरअंदाज जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। जी ऋतु जी। ठीक है सर। डॉक्टर कर्नल विवेक शर्मा जी, आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए आज एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज जो बहुत बड़ी सौगात दी गई है ये न सिर्फ देशवासियों के लिए बल्कि इससे पाकिस्तान भी कपकपाया हुआ है और चीन की चिंता भी अब बढ़ चुकी है। मैं चाहूंगी इसे जरा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कि चीन का इस पूरे मामले से क्या लेना देना है। ऋतु जी, ये जैसे हम अपनी सर्विस के दौरान मैंने 30 साल में देखा, जब हम जम्मू से श्रीनगर जाते थे तो एक अप कन्वॉय होता था, एक डाउन कन्वॉय होता था। कहने का मतलब एक दिन जम्मू से गाड़ियां जाती थी, उस दिन ऊपर से नीचे गाड़ियां नहीं आती थी। तो आपका जो टाइम एक जम्मू से श्रीनगर को तकरीबन 11 घंटे लग जाता था, लेकिन जो आर्मी कन्वॉयज होते थे वो ऑल्टरनेटिव डेज से अप डाउन करते थे। दूसरा जो साधन था सिर्फ बाय एयर था, जिसमें हमारे जो बड़े जहाज IL-76 में, उसमें जो वहां से दिल्ली से या जम्मू से, वहां से हम श्रीनगर जाया करते थे। और काफी टाइम तक हमें जम्मू में भी वेट करना पड़ता था क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा होती थी कॉन्वॉय आर्मी पर्सनल्स की, और श्रीनगर में भी स्ट्रेंथ ज्यादा होती थी, तो टाइम डिले काफी होता था। लेकिन इस ब्रिज आने के बाद, अभी आपके क्वेश्चन पर आते हुए कि इस ब्रिज आने के बाद हमें क्या फायदा हुआ है, सबसे पहले जिसका सिर्फ जवाहर, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। तो पहले हम सिर्फ जवाहर टनल में डिपेंडेंट थे, बनियाल टनल में, जो वहीं से एक रूट था अप डाउन करने का। लेकिन ग्रेजुअली अभी जब ब्रिज बना है तो हमने और एरिया को रोड से कनेक्ट किया है इस ब्रिज बनाने के लिए, और अभी ब्रिज होने से रेलवे लाइन जो उधमपुर से सीधा हम श्रीनगर में आ सकते हैं।
अभी श्रीनगर से आगे कारगिल में जोजिला पास आता है, वहां भी वहां पर टनल का काम वहां भी शुरू हो रहा है। तो जो हमारी कनेक्टिविटी जम्मू से लेकर लेह तक काफी बढ़ जाएगी। एक बार जब श्रीनगर और कारगिल के बीच में भी टनल का काम कंप्लीट हो जाएगा तो जोजिला पास के ऊपर, तो ये काफी इजी हो जाएगा आर्मी ट्रूप्स के लिए जाने के लिए, जम्मू से ले अप डाउन करने के लिए। इससे जब आपका जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे रिश्ते जैसे अच्छे नहीं है, कभी सिचुएशन आए तो सबसे जल्दी हम वहां पर रिएक्ट कर सके, हमारे लॉजिस्टिक मूव कर सके और हमारे जो ट्रूप्स है मूव कर सके, वो तो लड़ाई के टाइम में। और वैसे भी आपको पता है कि ऑपरेशंस में के बिना भी हमारे काफी ट्रूप्स हैं जो JNK में, लेह लद्दाख में है। तो उनके लिए जो आपका टाइम वेस्ट होता था, जो मतलब 5-5, 6-6 दिन का गैप उनको वेट करना पड़ता था ट्रांजिट कैंप्स में, वो काफी हद तक अब कम होगा। और खासकर अभी विंटर सीजन में जब ये रोड बंद हो जाती थी, ये कनेक्टिविटी जाहिर रहेगी, ये कनेक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। इससे आने वाले टाइम में हमारी मोबिलिटी, आम जनता को तो फायदा होगा ही होगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। डिफेंस में को भी काफी फायदा होगा और टूरिज्म, बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब प्रोग्रेस करने में JNK को मदद मिलेगी। बिल्कुल, मोटा मोटा अगर सार समझने की कोशिश करें तो चारों तरफ से महज फायदा ही हो रहा है। आम जनमानस हो, व्यापारी हो, हर किसी को यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन रत्नाकर सिंह जी, जब इतना ही बड़ा फायदा हो रहा है तो विपक्ष को क्यों दिखाई नहीं दे रहा? सर, विपक्ष तो ये कह रहा है कि काम इतना बड़ा है नहीं जितना आप लोग बड़ी बड़ी बातें करके गिना रहे हैं। विपक्ष जो है वो राजनीति का चश्मा पहना हुआ है, उसको हर हमारी उपलब्धि पे जनता को उसको यही दर्शाना है कि हमने क्रेडिट लेने का ये खुद काम करते हैं। अभी आपने देखा कि जगदीप सिंह ने कुछ छोटी मोटी उपलब्धियों को किस तरह से बताया कि हमने ये किया, हमने वो किया। और आपने अभी कर्नल विवेक शर्मा जी की बातों को सुना कि पहले में और अब में कितना फर्क हो गया है, पहले कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और सुविधाएं अब किस तरह से जो है मुहैया कराई जा रही हैं। देखिए, ये वही जम्मू कश्मीर था जहां शाम होते ही घोषित कर्फ्यू जो है लागू कर दिया जाता था और आम जन जो है अपने घरों में बंद होने को मजबूर हो जाते थे। लेकिन आज वो जम्मू कश्मीर नहीं है। 370 हटने के बाद किस तरह से जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ये इनको नहीं देखा। ये तो विरोध कर रहे थे 370 हटाने का। अगर इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो ये जम्मू कश्मीर को आज वो मुख्य धारा में लाने का काम किए होते। मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ। एक माँ होती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, लेकिन अगर वो अच्छे तरीके से पालन पोषण करेगी तो वह निश्चित रूप से बच्चा जो है स्वस्थ होगा, अच्छे दिमाग का होगा और वह आगे बढ़ करके योग्य बनेगा। लेकिन एक माँ जो होती है, जो अभाव में किसी का भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है, तो वह बच्चा जो है कुपोषण का शिकार होता है और वह विकास के आगे जो है वह विकास का कार्य नहीं कर पाता है। वो उतना विकास नहीं कर पाता जितना एक स्वस्थ दिमाग वाला और स्वस्थ शरीर वाला बच्चा करता है। तो कांग्रेस ने कुपोषण का शिकार जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों को बना दिया था। आज जो है हमने फिर से जो है एक नई विकास की गाथा लिख करके, और आपने देखा किस तरह से नई गाथाएं जो लिखी जा रही है। विश्व का सबसे ऊंचा जो है रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स बनाए गए हैं, पर्यटन के नए नए अवसर प्रदान किए गए हैं। ये क्या दिखाता है? ये यही दर्शाता है कि हम समग्र विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के लिए कृत संकल्प है और हम निश्चित अपने कार्यकाल में आगे और जितना संभव हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा के साथ कनेक्ट करेंगे। ये तो बंदूक उठाने वालों को प्रधानमंत्री हाउस में बुला करके और सम्मानित किया करते थे, लेकिन आज हम बंदूक वालों को जेल में भेजने का काम किया है और वहां के युवाओं को कंप्यूटर देने का काम जो है वह भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किया जा रहा है। तो युवा भी आज जो है अपने विकास की नई गाथा बिल्कुल। और देखिए, सुबह से रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं जम्मू कश्मीर वासियों के। वो काफी खुश हैं कि आज एक बहुत बड़ी सौगात पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर वासियों के नाम कर दी है, जिससे एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और ऐसे में जगदीप जी, अब लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि इस तरह के विषय को कम से कम राजनीति का विषय ना बनाया जाए, क्योंकि ऐसे में रत्नाकर सिंह जी को भी आपने सुना, उनका सीधे तौर पर कहना है कि एक समय वो था जब यहाँ पर कर्फ्यू शाम के टाइम पर लगाया जाता था, लोगों को घर के अंदर रहने पर मजबूर होना पड़ता था, लेकिन आज वो नहीं है, हर कोई स्वतंत्र है। रितु जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर मोदी जी के स्तुति गान में भाजपा के नेता और प्रवक्ता किस हद तक चले जाते। पहली तो बात, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि निश्चित तौर पर यह देश के लिए गौरव की बात है और मैंने बताया
कि इंडियन रेलवे ने ये जो सफलता के कई सोपान पिछले कई दशकों में तय किए हैं, उसके पीछे एक अथक मेहनत और प्रयास जुड़ा हुआ है। तो केवल और केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरीके से जैसे भारतीय जनता पार्टी समूचे देश के अंदर करती नजर आ रही है, वो करना वो वाजिब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये भाई साहब क्या इतनी जानकारी रखते हैं कि अनुच्छेद 370 में कुछ संशोधन हुए हैं, वो अभी भी संविधान में बरकरार है? तो पहले जरा ये समझ लें। दूसरी बात, किस मुंह से आप कह रहे हैं कि यहां पर हालात सुधर गए? अरे आपको कहते भी लज्जा नहीं आती? क्या निर्लज्जता का अमृत काल चल रहा है? अभी तक पहलगाम हमले के वो चारों आतंकी इसी जमीन पर, इसी जम्मू कश्मीर की धरती पर कहीं ना कहीं खुलेआम घूम रहे होंगे और आप तालियां पीट रहे हैं। कभी आप सिंदूर बांटने की बात करते हैं, कभी आप इस देश को ये बताने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी विदेश नीति बढ़िया थी। यद्यपि भक्तजनों के ट्रंप चचा जो है वो 11वीं के 12वीं बार ये बता चुके हैं पूरी दुनिया को कि उन्होंने संघर्ष विराम करवाया। तालिबान और इजराइल के अलावा हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। पहले आईएमएफ ने 25 में से 24 देश जो है पाकिस्तान को ऋण जो है वो मुहैया करवाने के लिए हामी भरते हैं, और अब उसको एक मरतबा फिर से एक अन्य बड़े वैश्विक संस्थान ने ऋण मुहैया करवा दिया। अरे और तो और यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में आतंक संबंधी और आतंकरोधी समिति का एक में उसको चेयरमैन बनाया जाता है, एक में वाइस चेयरमैन बनाया जाता है। और आज स्थिति यह है कि मालदीव से लेकर आप चलते चले जाइए, भूटान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, कहीं कोई पड़ोसी देश हमारे साथ पाकिस्तान को लेकर खड़ा नजर नहीं आया। आतंकवादी हमले का विरोध जरूर किया गया। तो ये बंद कीजिए ये तमाशा, अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को मानिए। मानिए कि G7 में आपको नहीं बुलाया गया, मानिए कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो कभी हमारे मित्र हुआ करते थे आज हमारे साथ नहीं है। ये भी मानिए कि हमारा आजादी के बाद से एक बड़ा मैं कह सकता हूं कि सबसे जिम्मेदार सहयोगी रहा रशिया। आज पाकिस्तान की बंद फैक्ट्री जो दशकों सी है, वहां पर 2 मिलियन से ज्यादा जो है खर्च करके पाकिस्तान का 30% जो स्टील का आयात है उसको कम करने जा रहा है। अरे किस बात का डंका पीट रहे हैं जनाब आप? और रही बात जम्मू कश्मीर की, आप दिल्ली में बैठ के जम्मू कश्मीर के बारे में इतनी कहानियां मत सुनाइए। और सच्चाई ये है, मैं फिर से कह रहा हूं, आज एक गौरव का दिन है भारतीय रेलवे के लिए, हर भारतवासी के लिए, लेकिन केवल और केवल अपनी पीठ थपथपाना ये कहते हुए कि ये केवल और केवल आपकी उपलब्धि है, तो ये देश जानता है ये प्रेम चाइल्ड कांग्रेस का था और इसको दशकों लगे हैं। आतंकवाद के सुर्ख और स्याह दौर में जब कश्मीर के अंदर हालात सामान्य नहीं थे, तब भी भारतीय रेलवे को भारतीय सरकार ने, तत्कालीन सरकारों ने किस तरीके से आगे बढ़ाया, किस तरीके से कड़ी दर कड़ी हमने सफलता के वो सोपान तय किए, और आज आप आ गए हैं डंका पीटने। तो बराए मेहरबानी। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, जवाब दीजिए। और साथ ही सवाल आपसे ये रहेगा, जो कांग्रेस पूछ रही है, कांग्रेस ये कह रही है आप लोगों से कि भाई ये रेलवे की बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप लोग किस हक से और किस अधिकार से अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं? देखिए रितु जी, उपलब्धि तो रेलवे की ही होती है और उपलब्धि तो सेना की ही होती है, लेकिन उस उपलब्धि को हासिल करने के लिए सरकार के पास दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर सरकार कृत संकल्प है कि हम दुश्मनों को उसके घर में घुस करके और उन आतंकियों को नेस्तनाबूद करेंगे जो हमारे माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया है, तो यह सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। क्यों नहीं इन्होंने 26 से 11 का जब हमला हुआ था मुंबई के ऊपर, जहां 150 से ज्यादा हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए थे, तो क्यों नहीं उसका बदला इन्होंने लिया? क्यों नहीं पाकिस्तान को सबक सिखाया? उसके उल्टे टांगे गए, फांसी दी गई। अरे सुनिए भाई साहब, आपके पास तर्क नहीं है, तर्क नहीं, इसलिए मत बोलो। तर्क नहीं का गठन, तर्क सर एक एक करके अपनी बात रखिए। तर्क रहेगा तो आपने जितनी भी बातें रखी है वो जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि किस तरह से पत्थरबाजों का सामना करना पड़ता था, किस तरह से लाल चौक में झंडा फहराना एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था। ये जम्मू कश्मीर की जनता महसूस कर रही है। आप इस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाएंगे तो मानने वाला नहीं है कोई, और हसर भी हुआ। आपने देखा किस तरह से आपको आगे जनता ने नकार दिया। वो चारों आतंकी जिंदा है जिनके नाम पर सिंदूर बांट रहे घूम रहे थे आप लोग। ठीक है सर, एक बार सुन लीजिए जगदीप जी, एक बार सुन लीजिए सर, उसके बाद आप कर्नल जी के पास भी जाएंगे। है इसलिए तो वो पेट में दर्द होने लगता है, बीच बीच में बोलने लगती है। रत्नाकर जी का जवाब दे लेता हूं सर।
तो ये कह रहे थे कि पहलगांव और की बात कह रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये नया भारत, और नया भारत गुहार नहीं करता है। आप लोग पहले हमला होता था तो विश्व पटल पे जाकर के गुहार करते थे कि देखो भाई पाकिस्तान आतंकवादी भेज रहा है, आतंक फैला रहा है, कुछ करो इनके साथ। ये नया भारत है, यहाँ गुहार नहीं होता, प्रहार होता है। और हमने उरी पठानकोट के बाद भी प्रहार किया, हमने पुलवामा के बाद भी उनके घर में जाकर घुस के एयर स्ट्राइक किया, हमने पहलगाम के बाद भी जाकर के 100 लोगों आतंकवादियों को मारने का काम किया पाकिस्तान को। आज जो है जाके विश्व पटल पे उसको रोना पड़ रहा है। जो यह काम पहले यूपीए के सरकार में आप लोग करते थे। तो यह नया भारत है और देश की जनता इसको जानती है और बहुत अच्छी तरीके से समझती है। ठीक है सर, ये नया भारत है, नया भारत घर में घुस कर ठोकता है, इसका मैसेज पहले भी दिया गया है और एक बार फिर से यहाँ पर दिया जा रहा है। अब विवेक शर्मा जी आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला पीएम मोदी का दौरा है और इसलिए कहा जा रहा है कि ये दौरा कई मायनों में बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पर संबोधित किया जाएगा तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान और आतंकिस्तान के साथ साथ क्या आतंकियों पर एक बहुत बड़ा प्रहार भी पीएम मोदी के माध्यम से किया जाएगा? रितु जी, पहले तो मैं अभी प्रवक्ता की बात सुन रहा था तो मैं थोड़ा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान में, भारत में 93 से बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। 93 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, फिर 98 में फिर हुआ, फिर दिल्ली में 3-4 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, पूना बेकरी, जर्मन बेकरी पूना में हुआ, अक्षरधाम टेम्पल हुआ, पार्लियामेंट अटैक हुआ। ये अटैक पता नहीं कब, पठानकोट, उड़ी, अभी गिनाने लगे तो काफी हैं। तो अभी अब लेटेस्ट था पहलगाम। तो अभी ये पहलगाम के बाद जैसे ये है कि अभी हमारा जो मुद्दा था कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड ऑफ एक्ट ऑफ वॉर, और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। हम उसी जज्बे के साथ चल रहे हैं कि जब भी हमारे ऊपर हमला होगा तो हम उसको एज ए वॉर समझेंगे, और उस वॉर सिर्फ जिहादियों के ऊपर नहीं होगी, मिलिटेंट्स के ऊपर नहीं होगी, टेररिस्ट के ऊपर नहीं होगी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, पर उनको सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के ऊपर भी होगी। और जहां तक ये चीजें हैं, ये ऑपरेशन कंटिन्यू है। अभी सिर्फ मेन जो चेंज हुआ है, हमारा डॉक्ट्राइन चेंज हुआ है। पहले हम टेबल पर बात करना चाहते थे लेकिन हमको डोजियर भेजते थे, लेकिन अभी वो सिस्टम खत्म हो गया है। अभी वो हमारे ऊपर करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा। और कोई भी डिफेंस या पॉलिटिकल विल के साथ ही ये हो सकता है। डिफेंस तो हर वक्त तैयार रहता है, चाहे गवर्नमेंट कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या कोई अन्य सरकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉलिटिकल विल होना जरूरी है। और मुझे खुशी है कि अभी वो पॉलिटिकल विल दिख रही है, जहां पर हम एज ए डिफेंस फोर्सेस जो है वो अपना इच्छा शक्ति के साथ काम कर सकते हैं। तो हमें वो डिले फैक्टर नहीं मिलेगा, इससे आने पर होगा। और ये जो मेन ब्रिज है जिस पर अभी कह रहे हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, तो मैंने तो कम से कम 10 साल JNK में काटे और कैसे अप डाउन करता था, तो उसको अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ ये अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट रेलवेज की है, ये अचीवमेंट पॉलिटिकल विल की है, और ये फायदा देगी आम जनता को और डिफेंस को जो वहां पर JNK में रह रहे हैं। और इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आपस में पॉलिटिकल पार्टीज जो मर्जी एक दूसरे को कहते रहे, लेकिन जो फायदा है वो दिख रहा है। तो इससे हमारी जो काबिलियत है उसमें भी फर्क पड़ेगा, हमारे JNK के अवाम को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि टूरिस्ट ज्यादा जाएंगे। अभी एक बार हो रहे कि वो जो 4 आतंकी है वो अभी तक मिले नहीं जिन्होंने पहलगाम किया है। तो जिन्होंने मैंने मिलिटेंसीज में 10 साल किए हैं, और कई बार ऐसा होता था कि वारदात होने के बाद हम इमीडिएटली वो टेररिस्ट नहीं पकड़ सकते थे। लेकिन रितु जी, मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूं कि कोई भी टेररिस्ट की लाइफ 1.5 साल से ज्यादा नहीं होती। एक पानी का बबल है, कभी कभी जब भी निकलेगा इसको छोड़ा जाएगा। तो अगर कहना कि वो 4 क्यों नहीं मिले, मिल जाएंगे, वो भी पक्का मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो पाकिस्तान जाके उनको ठोकेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जगदीप जी। रितु जी, मैं बड़े आदर के साथ कुछ बातें आपके इस मंच से स्पष्ट कर दूं। पहली तो बात, आतंकी हमला जो 2008 में हुआ था, उसी के बाद NIA का गठन हुआ। हमारे समुद्री मार्गों को रक्षा के लिहाज से और बेहतर किया गया। तमाम आतंकी या तो मारे गए या बाद में फांसी पर लटकाए गए।
और तो और अमेरिकन नागरिक जिसे अब दोबारा वहां से लाया गया, उस वक्त भी यहाँ वापस बुलाया गया था और जांच की गई। दूसरी बात, honestly saying, while hearing his freaking comments, I've been continuously trying to restrain the rage which was being surged in my mind. What the heck he's talking? I'm sorry to say, being a defense spokesperson, I ask you very beseechingly, would you like to be let the people know? Would you like to be able? You feel comfortable to let the people know what the heck is going on? Mr. Trump had proclaimed. ठीक है सर, डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र बाद में करेंगे, लेकिन लगातार यहाँ पे कर्नल विवेक शर्मा जी की तरफ से कहा गया कि आतंकियों की तरफ से हमला पहले भी किया जाता था, घाटी में तनाव का माहौल पहले भी था, लेकिन उसमें जो भी सरकार रही, चाहे वो किसी की भी रही, डिफेंस को उससे मतलब नहीं होता। डिफेंस को ये फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी है, कांग्रेस है, कौन सी पार्टी सत्ता में यहाँ पर सत्ताधारी बनी हुई है, लेकिन फर्क इस चीज से पड़ता है कि हमारे देश को कोई नुकसान ना हो और वो हमेशा तत्पर एक्शन मोड में रहते हैं। बहरहाल समय की मेरे पास कमी है, मुझे चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।